चिट्ठी हिंदी कहानी का उर्दू तर्जुमा अखिलेश। कुटिया पर मुझे 7:30 बजे तक पहुंच जाना था और 7 बज गए थे। एक तो मेरी जेब में रिक्शे के लिए पैसा नहीं था, दूसरे आज इस जाड़े की पहली बारिश हुई थी और इस वक्त हवा भी बहुत तेज़ थी। जाड़े में ठंडक की वजह से जिस्म सिकुड़ जाता है और चाल धीमी हो जाती है। और धीमी रफ्तार से कुटिया पर 7:30 बजे कैसे पहुंचा जा सकता है। मैंने मफलर से कानों के साथ पूरे सर को ढक लिया, गर्दन पर लाकर दोनों सिरों की गांठ लगाई। अब मैं अपनी समझ से सर्दी से महफूज कुटिया तक पहुंच सकता था। मफलर के अंदर से मेरी आंखें और नाक झलक रही होंगी। कुटिया में आज हम दोस्तों का मजमूई अलविदाई जलसा था। कहने को तो हम बड़े दिन की छुट्टियों में घर जा रहे थे, मगर इस बार का जाना मामूल का जाना नहीं था। इस बार हमारे जाने में खुशी नहीं, मजबूरी थी। घरों से मनी ऑर्डर आने का वक्फा बढ़ता ही जा रहा था और हम किसी भी कंपटीशन में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। हमने कुछ अखबारों, दफातर और रेडियो स्टेशन के भी चक्कर काटे। पहली बात तो यह कि वहाँ काम नहीं था, और काम था भी तो वक्ती, मेहनत ज़्यादा और पैसे कम। सबसे पहले रघुराज ने ऐलान किया, मैं घर चला जाऊंगा। इलाहाबाद में मुझे पेट भर रोटी भी नहीं मिलती। कृष्णामणि त्रिपाठी ने कहा, सब्र करो और भगवान पर भरोसा रखो, वो जिसे पैदा करता है रिस्क भी देता है। हम हंस पड़े। कृष्णामुनि की ये पुरानी आदत थी। वो नास्तिक था और भगवान की बातें करके हमारा मजाक उड़ाता था। ये शुरुआत थी, बाद में हमने फैसला कर लिया हम अपने अपने घर लौट जाएंगे। विनोद ने कहा, हम इस तरह नहीं जाएंगे, हम एक साथ जाएंगे और जाने से एक दिन पहले मेरे कमरे में बैठक जमेगी। विनोद के कमरे का नाम कुटिया था। मैं विनोद के कमरे की तरफ जा रहा था, जहां बाकी दोस्तों से भी मिलने की उम्मीद थी। यह तय था कि कल मेरी तरह वो भी शहर को छोड़ देंगे। आगे की कहानी मुख्तसर, गैर दिलचस्प और रंजीदा है, इसलिए मैं थोड़ा पहले की कहानी बताना चाहूँगा। अनवर से मेरी पहली मुलाकात एक अदबी नशिस्त में हुई। उसने कविता सुनाई और मैंने जमकर धुनाई की। बस इस नशिस्त के बाद विनोद मेरा दोस्त बन गया। हम लोगों की जो मंडली थी उसमें सिफारिश करके मैंने उसका दाखिला करा दिया। उधर उसका दाखिला हुआ और इधर मेरा मकान मालिक 7 महीने का बकिया किराया मांगने चला आया। एक बार मैंने मजाक में कहा, जनाब 9 महीने तो हो जाने दीजिए, 7 माह में जच्चा बच्चा दोनों को खतरा रहता है। मंडली में कमरा तलाश करने की बात उठी। अगले दिन से सभी कमरे की तलाश में लग गए। विनोद भी इस काम में लग गया। कमरे के मामले में मालिक मकान बड़े उसूल वाले होते हैं। कुछ के उसूल हैं कि शादीशुदा लोगों को ही कमरा देंगे, नौकरी वालों को अहमियत देंगे और नौकरी यहाँ वहाँ बदलने वाली हो। कुछ लोग गोश्त खाने पर पाबंदी लगाते हैं, तो कुछ रात में देर से आने पर, वगैरह वगैरह। मैं इनमें से कोई शर्त पूरी नहीं करता। फिर भी छल कपट से कमरा तो हासिल कर ही लिया था। दरअसल मेरी मंडली का भी एक उसूल था, कमरा वहीं लेंगे जहां आसपास खूबसूरत जवान लड़कियां हों। मालूमात हासिल करने में भी हमारा जवाब नहीं था। हम चाय वालों, पान वालों को जहमत देते, जद्दोजहद करते। उसके अलावा भी मालूमात हासिल करने का एक और रुख था। हम खिड़की और छज्जों पर शलवार, कुर्ता और जंपर को लटकता देखकर भांप लेते कि यहाँ बात करना मुनासिब है। विनोद इस मामले में कुछ ज़्यादा ही बदमाश था।
वो कपड़ों को देखकर फौरन ही दरवाज़ा खटखटाता, मकान खाली है क्या? नहीं सुनने के बाद उसका दूसरा जवाब होता, आसपास कहीं कोई खाली है क्या? काफ़ी छानबीन के बाद जब ऐसा कमरा मिल गया तो हमने मालिक मकान को फ़ौरन एडवांस दे दिया। पहली तारीख से रहने की बात पक्की हो गई। जब हम कमरे में आ गए तो ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार साबित हुई। सबके चेहरे लटक गए। दरअसल वो कपड़े जिन लड़कियों के थे वो घर जा चुकी थीं। रघुराज ने कहा, सालियों के शलवार कुर्ते और जंपर अब कहीं और टंगते होंगे। यंग जनरेशन को मिसगाइड करने के लिए प्रदीप ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, सब माया है। फिर कमरे में कोरस शुरू हो गया। माया महाठगनी हो जानी, जोगी के जोगन है बैठी, राजा के घर रानी, काहो के बीरा है बैठी, काहो के कौड़ी कानी। मंडली में कई लोग थे, प्रदीप, रघुराज, कृष्णा मुनि त्रिपाठी, विनोद, दीनानाथ, त्रिलोकी, मदन मिश्रा वगैरह। हम यूनिवर्सिटी के बेहद पढ़े लिखे लड़कों में से थे। हम लोग लड़कियों के भी दीवाने थे। कोई छुपकर हमारी बातें सुनता तो मुमकिन है हमें लुच्चा लफंगा समझ लेता, मगर हम ऐसे गिरे हुए नहीं थे। लड़कियों के लिए यह दिलचस्पी तो हमारा खेल था, बस हम अपनी हद से बाहर नहीं जा सकते थे। लड़कियां भी हम में दिलचस्पी लेती थीं। हम अपने अपने फील्ड के हीरो थे, लेकिन हम चिकने चुपड़े गालों और दौलत की वजह से हीरो नहीं थे। हम में से ज़्यादातर के दाढ़ी थी। जहाँ तक दौलत का सवाल है, हम तो उल्टा लड़कियों से ही चंदा मांगते हैं। इस मामले में त्रिलोकी 2 कदम आगे था। वो अपने ज़ाती कामों के लिए भी लड़कियों से पैसा मांग लेता। एक बार एक लड़की ने त्रिलोकी से पूछा, तुम हम लड़कियों से ये हमेशा चंदा क्यों मांगते हो? क्योंकि लड़कियां हमदर्द होती हैं, उसका जवाब था। घर से जब मनी ऑर्डर आता तो उसके पांव ज़मीन पर न पड़ते, हफ्ते भर में पैसे ख़त्म हो जाते, वो फिर सड़क पर आ जाता। कमोबेश मंडली के हर मेंबर की यही हालत थी। छुट्टियों के बाद यूनिवर्सिटी खुली थी। लड़कों में जोश था, लेकिन इतना नहीं जितना इस मौके पर होना चाहिए था, क्योंकि जाड़ा बहुत शदीद था, हवा तेज़ थी और लोगों के चेहरे ठंड से सिकुड़े थे। मैं कुछ ज़्यादा ही पहले हिंदी चैम्बर में आ गया था। मैं सदानंद जी के सिवा किसी और का पीरियड नहीं करता था, क्योंकि बाकी टीचर बस अपना घंटा गुजारते थे या किताब से नकल करके पढ़ाते थे। मुझे त्रिपाठी का इंतज़ार था, आ जाए तो चाय पीऊँ। उस पर गुस्सा भी आ रहा था। त्रिपाठी को गप करने की आदत थी। तभी सदानंद जी का स्कूटर रुका। वो मुझे देखकर मुस्कुराए, मेरे पास आकर हाल में छपी एक कविता की तारीफ़ करने लगे। मैंने सोचा यह तारीफ़ कोई लड़की करती तो मज़ा आ जाता। तभी मुझे उपमा श्रीवास्तव नज़र आई। मैंने उसे आवाज़ देकर बुलाया और सर से तारुफ करवाया। फिर कहा, हाँ तो सर, मेरी इस कविता में कोई कमी हो तो वो भी बताइए। वो मुस्कुराए, नहीं भाई, बहुत अच्छी कविता है। सर नमस्ते। त्रिलोकी आ गया। हम चारों धूप के दायरे में खड़े थे। तभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट रमेश प्रसाद आते दिखाई दिए। उन्हें मंडली गोबर गणेश कहती थी। उन्हें देखकर उपमा थोड़ी दूर खिसक गई। कई दूसरे लोगों ने भी पोजीशन बदल ली, क्योंकि सदानंद जी और गोबर गणेश में कट्टर दुश्मनी थी। गोबर गणेश जी हेड होने के नाते खुद को हिंदी का अदीब समझते थे, जबकि अदब में सदानंद जी का ज़्यादा दखल था। और सबसे ख़ास बात, यूनिवर्सिटी के टीचर्स में ब्राह्मण और कायस्थ लोग ज़्यादा मजबूत थे। सदानंद सिंह थे, जबकि गणेश जी का कहना था वो सिंह नहीं यादव हैं। गणेश जी नज़दीक आ गए। सदानंद जी चुप रहे। मैंने और त्रिलोकी ने प्रणाम किया। बगैर जवाब दिए वो आगे बढ़ गए। त्रिलोकी उनके पीछे लपका। सर, हमारा और आपका मुद्दा आज हर हालत में साफ हो जाना चाहिए। मैं भी सदानंद जी को छोड़कर लपका।
त्रिलोकी गणेश जी के साथ उनके कमरे में दाखिल हो गया। क्या मुद्दा? गणेश जी चौंक कर बोले। भक्ति आंदोलन की समाजी वजूह क्या थी? उस दिन बताया था, सुना नहीं? वो चिढ़कर बोले। उस दिन तो आप भक्ति आंदोलन के नाम पर फिरकावारियत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्यों बताऊं? तुम हिंदी छात्र तो नहीं हो। त्रिलोकी मजाक उड़ाता हुआ बोला, भक्ति आंदोलन हिंदी वालों की मीरास है क्या? मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से। मैं आपको चैलेंज करता हूं, हिंदी अदब एक तरफ, दुनिया के किसी मसले पर मुझसे बहस कर लें, जीत गए तो मैं कहता हूं निकल जाओ। जा रहा हूं, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, आप जब से हेड बने हैं तब से यहाँ सिर्फ लड़कियों ने टॉप किया है। वो गुस्से में बाहर निकला तो मैंने शाबाशी दी, वाह गुरु, मज़ा आ गया, अब तो एक सिगरेट पिला। उपमा श्रीवास्तव एक कोने में खड़ी हमें देख रही थी। त्रिलोकी मुस्कुराया, कहो कब तक भाभी जी को देवर दिखलाते रहोगे? वैसे उनके पास वाली मेरी श्रीमती हो सकती हैं। श्री शादीशुदा सपने देखना छोड़ दो। लेनिन ने कहा था, सपने हर इंसान को देखना चाहिए। वो तो दिन वाला सपना है, तुम तो रात में, कुंवारे रात में ही वो ठट्ठा मारकर हंसा। मैंने कहा, इस बात का फैसला लाला की दुकान पर होगा। लाला की दुकान यूनिवर्सिटी के करीब थी। यहाँ स्टूडेंट की भीड़ रहती, सामने लड़कियों का हॉस्टल था। लाला ने एक हिस्से में जनरल स्टोर खोल रखा था जहाँ लड़कियों की भीड़ होती। मैं और त्रिलोकी जब दुकान पर पहुँचते तो वहाँ इलेक्शन का चर्चा था। त्रिलोकी ने एक लड़की की तरफ इशारा किया, उस गोरी पीली साड़ी वाली को देख लिया, भारत की मोनालिसा। ये पंकज सक्सेना की है, दोनों जल्द ही शादी करेंगे। जैसे ही उसकी नौकरी लगी शादी कर लेगा। अखंड सौभाग्यवती। फिर हम इलेक्शन की बातों में लग गए। हमारी मंडली जिस संगठन से जुड़ी थी उसका आदमी भी प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार था और आज़ादी के बाद छात्र संघ की तारीख रही है कि प्रेसिडेंट की कुर्सी पर कोई ठाकुर या ब्राह्मण ही बैठा है। अभी बातें चल ही रही थी कि रघुराज हाँफता हुआ आया, फिर मुझसे और त्रिलोकी से एक साथ बोला, 6 समोसे खिलाओ। हम समझ गए आज उसने कुछ खाया नहीं है। कहाँ से आ रहे हो? यार, 2 लड़कियां रिक्शे पर जा रही थीं, मैं साइकिल पर पीछे हो लिया। वो फिल्म देखने उतरी, मैं भी उतरा। कैसी थी फिल्म? ठीक थी, गंदगी बहुत थी। लड़कियां कैसी थीं? एक शादीशुदा थी, दूसरी तुम्हारी भाभी। लेकिन तुम्हें तो शादीशुदा औरतें ज़्यादा पसंद हैं। इसकी वजह यह है कि वो वक्त पर, वाह, तुम्हें तो अदीब होना चाहिए, नावल लिखना चाहिए। एक नावल पर काम कर रहा हूँ, एक कहानी पूरी की है। इलाहाबाद के 3 लड़कों को देखकर दिल्ली की लड़कियां बगावत करके घर से भागीं। उसने ठहाका लगाया, साले बांझ औरत के कभी बच्चा हुआ है जो मैं लिखूंगा? मैंने सलाह दी, तुम तपस्या शुरू कर दो। ठीक है, वो ठिठक गया। सामने लड़कियों का हॉस्टल था। वो बोला, यहाँ मत बोलना। क्यों? क्योंकि जब सूरज डूब जाता है तो अंधेरे में लड़कियों का यह हॉस्टल मुझे एक तिलिस्मी दुनिया लगती है। मेरे अंदर उसके लिए एक पाकीज़ा जज्बा है। उसके बाद हमें शहीद भवन में मिलना था, वहाँ से कला भवन के लिए कूच करना था। बाकी लोग वहीं मिलने वाले थे। मंडली की नुमाइंदगी में सभी जवान लड़के भवन में होने वाले नाट्य समारोह की मुखालफत करने वाले थे, क्योंकि कला भवन एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन था और उसके प्रोग्राम अवाम और अपने कलाकारों से मुंह मोड़े रखते थे। देखने वाले भी अफसर क्लास के लोग होते थे। वहाँ शराब चलती थी, रासलीला होती थी। विनोद ने कहीं से प्रोग्राम का पास उड़ा लिया। मंसूबा यह था कि मुखालिफत वाला पर्चा लेकर वो अंदर चला जाएगा। अंदर जितना बांट सकेगा बांटेगा, बाकी लोग बाहर नारेबाजी करेंगे। तो मंडली के लोगों का एक चेहरा यह भी था, निडर बेबाक चेहरा। जिंदा दिली हमारी फितरत में शामिल थी, लेकिन हम और भी कुछ थे।
कहीं कुछ बुरा देखते, बुरा सुनते तो गुस्से में कांपने लगते। इतने अजीब थे कि खुद ही गलत कह जाते या कर जाते तो खुद पर खफा होते। हम नारे भी लगाते, जुलूसों में जाते, हड़तालों में होते, हम पुलिस के रजिस्टर में भी दर्ज थे। सचमुच हम पढ़ाकू थे। हम गर्म तंदूर पर पक रही रोटियां थे, लेकिन हम ऊपर उड़ते हुए गैस भरे रंग भरे गुब्बारों की तरह थे। हम उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते हम फूट गए। अब हम नीचे गिर रहे थे। हमें नौकरी नहीं मिल रही थी जो इस वक्त हमारे लिए सांस की तरह थी। उपमा भी मुझसे उखड़ी उखड़ी रहने लगी। जब मिलती कंपटीशन और मेहनत की बात करती। धीरे धीरे हमारे रिश्तों को गहन लग गया। सदानंद जी अब मंडली से दोस्ताना अंदाज में नहीं मिलते थे। उन्हें हम पर रहम आने लगा था। अब हम खाने के लिए भी तिगड़म नहीं करते थे, उधार भी नहीं मांगते थे, चाहे भूखे रह जाएं। कोई हमसे पूछता कि क्या कर रहे हो, तो जवाब में हम कांपने लगते। किसी से मिलते हुए हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती कि कहीं यह न पूछ लिया जाए कि मियाँ क्या कर रहे हो। आपस में मिलना भी कम हो गया। हम एक दूसरे से भी कतराने लगे थे। एक बार हम लोग छुट्टियों में अपने अपने घर गए। लौटने पर हम सभी थके और हारे हुए लग रहे थे। हमने अपने बाप, माँ और रिश्तेदारों को नाराज़ किया था, जिससे वो चिढ़ गए थे। उन्होंने हमें हकारत से देखा और हम हार गए थे, थक गए थे। फिर भी हमने तय किया था कि हम घर चले जाएंगे। हम कुटिया में इकट्ठे होने वाले थे, अपने अपने घर हिजरत करने के लिए। हम खुशी या फ़ायदे के लिए वापस नहीं हो रहे थे, हम मजबूर थे, क्योंकि यहाँ गुजारा मुश्किल था और जीना महाल हो चुका था। बात की कहानी यह है कि हम कुटिया पे इकट्ठा हो गए। विनोद का ये कमरा ज़रा मॉडर्न था, लेकिन उसकी इस ज़िंदगी ने मॉडर्न रंग का ख़ात्मा कर दिया था। किताबें, कपड़े हर जगह फैले थे। उसने हर जगह रंगीन तस्वीरें चिपका रखी थीं। चेकवारा के पास एक खूबसूरत लड़की कूल्हे मटका रही थी। सबसे पहले त्रिलोकी बहका। वो हाथों में शराब का गिलास लेकर खड़ा हो गया और बोला, भाइयों और बहनों, नेताजी के यहाँ कोई लड़की नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। त्रिलोकी दुखी हो गया। यह हिंदुस्तान की बदकिस्मती कही जाएगी कि हम जैसे नौजवानों के पास न महबूबाएं हैं न नौकरियां। हम किसके सहारे जिएं? मैं जानता हूँ। लो मैं बैठ जाता हूँ। पब्लिक समझदार हो गई है, सवाल जवाब करने लगी है। सवाल जवाब ही तो नहीं कर रही, वरना हमारी यह हालत नहीं होती। दीनानाथ आहिस्ता से बोला, आखिर हम यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? मदन मिश्रा फलसफियाना लहजे में बोला। मैंने कहा, आज अलविदाई तकरीब है इसलिए। नहीं, प्रदीप बोला, यह बैठक हमारी खुशियों की शोक सभा है। हमारे पास जो सुख थे इस बैठक से पहले ख़त्म हो गए। कल से हम दुखी दुनिया के दुखी शहरी होंगे। हम शहरी नहीं हैं, दुखी दुनिया के शहरी मजदूर और किसान होते हैं। हमें तो समाजी मेहनत का भी हक हासिल नहीं। त्रिलोकी को तैश आ गया। जिनके पास कोई काम नहीं होता वो आदमी नहीं होते। हम आदमी नहीं हैं। वो सिसकने लगा। सबको जैसे फालिज मार गया। सब हैरत में डूब गए। कृष्णा मुनि उठकर त्रिलोकी के पास आया। उसके मुंह से एक सिगरेट लटका दी। नेताजी, भगवान एक दिन तुम्हारी सुनेगा ज़रूर। तुम इसी तरह भाषण दो, लेकिन रोना छोड़ दो। एक दिन सचमुच के नेता बन जाओगे और मौज करोगे। हम एक दिन मर जाएंगे और कोई जानेगा भी नहीं। आज हम किसी लड़की के साथ होते तो कितना मजा आता। रघुराज ने थोड़ा रंग बदला। मारो साले को। हमने चौंक कर देखा, प्रदीप था। मैंने पूछा, किसे कह रहे हो? अपने दोस्तों के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस मारो साले को। हम दूसरा पैग पी रहे थे। दीनानाथ ने उठकर खिड़कियां बंद कर दी। हमने सिगरेट सुलगाई। कमरे में धुआं भरने लगा। मदन ने सिगरेट के मरगोले छोड़े, फिर कहा, रोज़ ही हम मर जाते हैं,
रोज़ ही कई कई बार कोई मुझसे पूछे कि क्या करते हो, और बस मैं मर जाता हूँ। मारो साले को। प्रदीप ने फिर आवाज़ बुलंद की। तुम लोग समझ रहे हो, मैं नशे में हूँ, लेकिन मैं पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ। बेरोज़गारी की वजह से मैं कई बार रोया हूँ। पिछली बार रक्षाबंधन था, बहन को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। भाई उसके लिए कपड़े ले आए थे। बहन ने चुपके से मेरी किताब में 100 का नोट रख दिया। उस दिन मैं खूब रोया। वो नोट आज भी मेरी डायरी में पड़ा है। उसे देखता हूँ और उदास हो जाता हूँ। कृष्णा मुनि अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगा। विनोद बोला, मेरे माँ बाप अपने कमाओ बेटे की चापलूसी करते हैं, मुझे देखकर जल भुन जाते हैं। और मेरा बाप से कोई मुकालमा नहीं। एक दिन उन्होंने गुस्से में चीख कर कहा, लोग पूछते हैं तुम्हारा बेटा क्या करता है, मैं उन्हें क्या जवाब दूं। बस उस दिन से हम एक दूसरे से नहीं बोले। लो मैं बताता हूँ। रघुराज की आंखें लाल थीं। मैं अपना राज खोलता हूँ। अब हम जा रहे हैं तो क्या छुपाना। मैं लड़कियों के पीछे कभी नहीं भागा। मैं एक कपड़े और एक दवा की दुकान पर पार्ट टाइम करता रहा। मालिक मुझे 250 रुपयों का नौकर समझ रहे हैं। वो चुप हो गया, आवाज़ फंसने लगी। मंडली को रघु की बात से जैसे गश आ गया। फिर हम सब ने अपनी अपनी राम कहानी कही। हमने तीसरा पैग लिया, फिर चौथा, फिर मदहोश होने लगे। विनोद ने कहा, हम खाना कैसे खाएंगे, मुस्तकबिल में हमें भूखे रहना है, आज भी रहेंगे। मदन लड़खड़ाते हुए बोला, हम कुटिया से बाहर थे, अलग अलग समतों में गुम होने के लिए। रात काफ़ी हो गई थी, हवा तेज थी। अच्छा दोस्तों, रघुराज ने गला साफ किया, अच्छा दोस्तों, अलविदा। एक लम्हे को सन्नाटा छाया, फिर सब जोर से रो पड़े। हम सारे दोस्त फूट फूट कर रो रहे थे। उस दिन अलग होने से पहले हमने तय किया, अगर हम में से कोई भी सुखी हुआ तो सब दोस्तों को खत लिखेगा। इंतज़ार करते हुए लंबा वक्त गुजर गया। किसी दोस्त की कोई चिट्ठी नहीं आई। मैंने भी अपने दोस्तों को कोई चिट्ठी नहीं लिखी है।